तुम्हारे सामने सीढ़ियों से गिरी है ये? मैंने नहीं बहन, मैं तो गुड्डू के कपड़े चेंज करवा रही थी, इसकी आवाज आई चीखने की, देखा तो ये सीढ़ी से गिर गई। मुझे नहीं लगता कि ये सीढ़ियों से गिरी है। सिद्दीक भाई, मैं तो कहती हूँ पुलिस को इत्तला कर दो। अफजल चाचा, क्या तुम्हारे सामने बच्ची गिरी है? मुझे क्या पता भाई, मैं तो अपने घर पे था। मगर बाहर इत्तला देने तो आप इसी घर से निकले थे ना? मुझे तो इसने बुलाया था कि बच्ची गिर गई है, अस्पताल ले जाना है। लेकिन आप तो यहाँ पर आते जाते थे ना? इसका बाप कहाँ है? जी, वो इस्लामाबाद गए थे। मेरी बेटी। पुलिस को इत्तला मौसूल हुई थी कि इलाके में रिहाइश पजीर फरीद अहमद की 10 साला बच्ची पुरस्रार तौर पर हलाक हो गई है। आप वालिदा बच्ची की? ये सुतेली माँ है। बच्ची के वालिद का? जी, वो काम से इस्लामाबाद गए। सफदर, एम्बुलेंस बुलाओ। जी सर। पुलिस ने जय वकुआ पर लाश का मुआयना करके जरूरी कार्रवाई करते हुए लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक फरीद अहमद अपनी दूसरी बीवी के साथ रिहाइश पजीर था, जबकि इसकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था। मकतूला सुंबुल और गुड्डू फरीद अहमद की मरहूमा बीवी के बच्चे थे। ये चाचा अफजल कौन है? सर, वो मालिक मकान है, बराबर में रहते हैं। उनके साथ ज्यादा मेल जोल था। बच्ची के वालिद को इत्तला की? जी साहब, मैंने उनको इत्तला दे दी है। सुंबुल की सौतीली वालदा के मुताबिक सुंबुल खेलते हुए सीढ़ियों से गिरकर हलाक हुई, जबकि हादसे के वक्त बच्ची का वालिद फरीद अहमद किसी काम से इस्लामाबाद गया हुआ था। अहले मोहल्ला ने फरीद अहमद के मालिक मकान 70 साला अफजल को भी मशकूक करार दिया था। उनका कहना था कि अफजल और फरीद अहमद की दूसरी बीवी नाहिद का एक दूसरे से मेलजोल था और सबसे पहले अफजल ने ही नाहिद के घर से आकर इत्तला दी थी कि बच्ची सीढ़ियों से गिर गई है। पुलिस ने इब्तिदाई तफ्तीश के लिए मकतूला की वालदा नाहिद को हिरासत में लेकर पूछगछ का आगाज कर दिया था। सर, क्या हुआ अफजल का? सर अफजल के घर पे ताला लगा है और उसको कुछ पता भी नहीं है। कहाँ है अफजल? मुझे क्या मालूम सर? तुम्हें मालूम होना चाहिए। सुना है तेरा और अफजल का एक दूसरे के घर काफी आना जाना था। नहीं सर, आपको गलतफहमी हुई है। वो बुजुर्ग हैं, मैं सिर्फ उनकी इज्जत करती थी और बस। हादसे के वक्त भी वो तुम्हारे घर पे मौजूद था, कहीं उसी ने तो नहीं? नहीं सर, मैंने उन्हें बुलाया था, वो सुंबुल को अस्पताल ले जाने के लिए। तुम्हारे शौहर से लड़ाई झगड़ा रहता था? छोटे मोटे झगड़े तो सब जगह ही होते हैं। हमारी मालूमात के मुताबिक तुम्हारा शौहर उम्र में तुमसे बहुत ज्यादा है और पहले से शादीशुदा भी है। ये लव मैरिज है। खामोश रहने से काम नहीं चलेगा बीबी, बोलना होगा, वो भी सच। ये सब तो मुकद्दर का ही लिखा है। तुम्हारा महका कहाँ है और वो आए क्यों नहीं अभी तक? वो लोग नहीं आएंगे। क्यों? क्या झगड़ा उनसे तुम्हारा? मैं ग्रेजुएशन कर रही थी जब पापा की जॉब चली गई थी। वो जॉब ढूंढ रहे थे। मेरे शौहर फरीद मेरे पापा के दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरा जिगरी, क्या हाल है? यार जबरदस्त सफाई किया तूने। बैठ, कैसा है? थैंक यू, बस फर्स्ट क्लास। हाँ। अरे इफ्तिखार, तूने तो बहुत दिनों बाद शक्ल दिखाई भाई। अरे जनाब, हम नहीं आए तो तुमने कौन सी खबरगिरी कर ली कि जिंदा भी हैं या मर गए? अरे अल्लाह सलामत रखे मेरे ऑफिसर की जवानी को। कैसी बातें कर रहा है? वैसे ऑफिसरी तो अब खत्म हो गई है। क्यों, क्या हुआ? बैंक में कोई गड़बड़ हो गई है? नहीं, नौकरी खत्म हो गई। अबे क्या कह रहा है? कोई हाथ वाथ तो नहीं दिखा दिया तूने? नहीं, वो तुमने तो सुना होगा कि कभी कभी करे कोई और भरे कोई, बस वही वाला मामला हो गया। कैसे?
चल तू घबरा नहीं, जो होना था सो हो गया। लेकिन यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा कैसे चलेगा सब? तू गम किस बात का कर रहा है? तेरा भाई जिंदा है ना? अरे बैंक से कुछ रकम तो मिली होगी ना? हाँ वो तो है। तो फिर क्या है, 2-4 गाड़ियां शोरूम में डाल और शाम में आकर नोट गिन। मगर यार मैंने ये काम कभी किया नहीं है। तो तुझे अब भी कुछ नहीं करना, वैसे ये सारा सेटअप तेरा है? बस अपना ही समझो, पार्टनरशिप में है। और तुझे तो पता है ईमानदारी में बड़ी बरकत होती है। आज सारा दिन कहाँ रहे? आने में इतनी देर लगा दी आपने। वो आ तो जल्दी जाता, बस वो अपने पुराने दोस्त की तरफ निकल गया था। कौन दोस्त? भाई वो मेरा दोस्त नहीं था, फरीद, तुम तो जानती हो उसे। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हें पता है उसने इतना अच्छा शोरूम कर लिया है, गाड़ियां चला रहा है किराए पे, बड़ा सेट हो गया। किसकी बातें हो रही है पापा? किसने गाड़ी ले ली और कौन सेट हो गया? बेटा वो आपके पापा के दोस्त है ना फरीद, उनकी बात हो रही है। ये बताएं उसके पास इतना पैसा आ कहाँ से गया? अरे भाई कमा लिया होगा कहीं से, हमें उससे क्या? तुम्हें तो पता है कितना तेज था वो। अम्मी वैसे भी आजकल तेज लोगों का जमाना है। आप अपने लिए भी उससे कुछ बात करें ना। भाई वो तो खुद कह रहा था कि 2-4 गाड़ियां लो और शोरूम पे डाल दो, ठीक ठाक कमाई हो जाएगी। हाँ तो पापा हाँ कर देते, घर की गाड़ियां होंगी, घूमना फिरना भी रहेगा और आप ट्रांसपोर्टर भी कहलाएंगे। और अम्मी जब मैं गाड़ी में कॉलेज जाऊंगी ना, मेरी सारी दोस्तें जल जाएंगी। अभी गांव बसानी और लुटेरे पैदा हो गए। अच्छा भाई देख ले। जी इफ्तिखार भाई। हाँ तो फिर आ रहे हो ना रात को? हाँ भाई बिल्कुल आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी देर हो जाएगी। मैंने सोचा मसरूफ आदमी हो, फोन करके मालूम कर लो। अरे भाई कितना भी मसरूफ सही, लेकिन तुम जैसे दोस्तों के लिए टाइम निकाल ही लूंगा। हाँ तुम्हारी भाभी कह रही थी कि रात का खाना साथ खाएंगे, सुना तुमने? हाँ भाई क्यों नहीं, और भाभी के हाथों का खाना खाए हुए तो एक अरसा बीत गया है। चलो ठीक है, फिर तुम आओ तो बात करते हैं। चलो ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके। भाई वाह भाभी, आपके हाथ का खाना खा के तो मजा आ गया। अम्मी हमारी पकाती इतना अच्छा है। अजी आपको क्या पकाना आता है? मुझे वैसे तो सब कुछ बनाना आता है, लेकिन मैं अम्मी से ज्यादा अच्छा बनाती हूँ। तो फिर ठीक है, अब चाय आप बनाएंगी हम सब के लिए? मैं? जाओ बेटा जाके चाय बना के आओ। ओह चलें ठीक है, ले आती हूँ। और इफ्तिखार भाई क्या सोचा? भाई सच पूछो तो तुम्हारी भाभी का वोट भी तुम्हारे हक में है। तो फिर सोचे नहीं, 2 गाड़ियां लेके डाल देते हैं, वो भी तुम्हारे ही नाम होंगी, और अगर समझ में नहीं आए तो हम ले लेंगे। मेरा ख्याल से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिर डन है भाई, इस बहाने कभी कभार हमें घर का खाना नसीब हो जाएगा। अरे भाई कभी कभार क्यों, जब दिल चाहे आप आ जाएं और खाना खाएं। सच बात तो ये भाभी के होटलों का खाना खा खा के ना बेजार आ गया। क्यों भाई, होटल का खाना क्यों? शादी नहीं की क्या अभी? नहीं इफ्तिखार भाई, काम से फुर्सत मिले तो शादी करूं। 2 कमरों का मकान है, बस गुजारा हो जाता अकेले। तुम ऐसा करो कि अपना सामान लेकर यहाँ शिफ्ट हो जाओ, मेरा इतना बड़ा घर किस लिए है? क्यों बेगम? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भाई, हम लोग वैसे भी 3 लोग रहते हैं, आप आ जाओगे तो कोई मसला नहीं है। अरे नहीं इफ्तिखार भाई, आप खामा परेशान हो जाएंगे, और वैसे भी मैं रातों को देर से आता हूँ। ये बेगानों वाली बात नहीं चलेगी, क्या तुम हमें अपना नहीं समझते? पुलिस को नाहिद ने अपने इब्तिदाई बयान में बताया था कि इफ्तिखार अहमद ने फरीद के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया था। चूंकि फरीद इफ्तिखार साहब का पुराना दोस्त और अब कारोबारी पार्टनर भी था, लिहाजा इफ्तिखार साहब ने फरीद को घर में ही रख लिया था और अब फरीद घर के एक फर्द की तरह रहने लगा था। इसी तरह फरीद के साथ सारे घर की बेतकल्लुफी भी बढ़ती जा रही थी। फरीद चूंकि खुश लिबास, खुश इखलाक और बातूनी होने के साथ साथ अपनी उम्र से कम नजर आता था,
लिहाजा नाहिद इसकी बातों से मुतासिर होने लगी थी, जबकि फरीद भी नाहिद में दिलचस्पी लेने लगा था। ये रही आपकी चाय। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। अच्छे काम तो मैं करती ही रहती हूँ। इफ्तिखार भाई कहाँ है? वो पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो वो आज जल्दी सो गए। आप नहीं सोई या आपको नींद नहीं आ रही? ऐसी कोई बात नहीं है, पापा ने बताया था कि आपको रात को चाय पीने की आदत है तो सोचा बना दूं। अच्छा मैं अब चलती हूँ। अरे अब आई हो तो बैठ जाओ, नहीं तो दोबारा तुम्हें कब लेने आना पड़ेगा। वैसे आपको भी जल्दी सो जाना चाहिए क्योंकि सारा दिन तो आप शोरूम में ही मसरूफ रहते हैं। अरे क्या करूं, काम ही इतना है, फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा ये बताएं, आपके पास कारें कितनी है? मेरे पास 6। 6? यानी आपके पास तो दौलत भी बहुत होगी। अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन आपने शादी क्यों नहीं की? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? नहीं अभी नहीं बता सकता। अच्छा मैं समझ गई, आप किसी को पसंद करते होंगे और उसकी शादी किसी और से हो गई, आपने इसी गम में शादी नहीं की, है ना? अरे भाई ये तो तुमने किसी पुरानी फिल्म की लव स्टोरी सुना दी है। पापा ये जैम देगा। आज पहला ही पीरियड इम्पोर्टेंट था और आज ही लेट हो गई। तो बेटा जल्दी उठ जाया करो। मम्मी कोशिश तो की थी लेकिन आंखें नहीं खुली। अरे भाई मैं तो जा ही रहा हूँ, अगर आप कहें तो कॉलेज में छोड़ देता हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सी दुआएं दूंगी मैं आपको। अगर ना भी देंगी फिर भी चलेगा। चलो अब तो तुम्हारा कन्वेंस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है? अब तो चाय आराम से पी लो। पापा सुनन तो मुझे रोज ही गाड़ी मिलनी चाहिए, क्या फायदा इतनी सारी गाड़ियों का। अब तुम्हें ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है, समझी? चले? अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज। नाश्ता भी सही से नहीं किया तुमने। बाय पापा। बाय बेटा। आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। बिजनेस के हिसाब किताब आप भी चेक कर लिया करें, आजकल किसी पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। बच्चा नहीं हूँ, सब समझता हूँ, पर फरीद मेरा दोस्त है और एक ईमानदार इंसान है। हाँ वो तो है। और हम आपकी लाडली बोल रही थी, पापा से बोल दीजिएगा डेली यूनिवर्सिटी वो गाड़ी पे जाएंगी। देखो ये अच्छी बात नहीं है भाई, फरीद को अपने भी काम होते हैं तो फिर गैर तो है ना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और आपको अपनी बेटी पे कोई भरोसा नहीं है? तो फरीद आपका दोस्त है और नाहिद उसे अपना अंकल समझती है। अच्छा देखेंगे बात। इसलिए तो कहती हूँ गाड़ी चलाना आप खुद सीख लें, सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। वापसी का तो नहीं कहा था मैंने आपको। हमें तो ख्याल है ना। अच्छा इतना ख्याल है आपको मेरा? अगर आप भी कुछ ख्याल कर लें तो हम दोनों हम ख्याल हो जाए। और अगर हम ख्याल हो गए तो क्या होगा? तो बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत कुछ क्या? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। एक तो आप भी ना, जो भी बात हो हर बात बात पे अटक जाती है। अरे जो बात हो कह दिया करें। चलो ठीक है, आज के बाद जो कहना होगा मैं कह दूंगा, और अगर जल्दी सुनना है तो आज ही। ठीक है चलो।
अगर आप भी कुछ ख्याल कर लें तो हम दोनों हम ख्याल हो जाए। और अगर हम ख्याल हो गए तो क्या होगा? तो बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत कुछ क्या? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। लड़कियों में चाहे वो एजुकेटेड हैं या इलिटरेट हैं, उनमें एक इनसिक्योरिटी का एलिमेंट साइकोलॉजिकली मौजूद होता है और इसीलिए वो हमेशा ऐसे लाइफ पार्टनर की तरफ जाती है जहाँ से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिल सके। एक मैच्योर आदमी जो है वो लाइफ एक्सपीरियंसेस के लिए बहुत ज़्यादा ओपन होता है। फ़ायदे नुकसान, अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास, ये सब चीज़ें एक मैच्योर आदमी में बहुत ज़्यादा होती हैं। यही वो चीज़ें थी जिसने नाहिद को अट्रैक्ट किया और नाहिद ने तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, इवन एज को भी नज़रअंदाज करते हुए अपने से बहुत बड़ी एज के आदमी को शादी के लिए मुंतखब किया। यस, कम इन। मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगी। क्यों यकीन था? अगर मैं ना आती तो? इसलिए कि मेरे दिल को इंतज़ार था और ये एकतरफा नहीं था। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ अपने सवालों के जवाब देने के लिए आई। और सुने, इस बार आप कल पर नहीं टालेंगे। तुम्हारे सारे सवालों का एक ही जवाब है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देखो, अगर इनकार करना हो तो अभी कर देना, कल पर मत टालना। अगर मैंने हाँ कर भी दिया तो घर वाले थोड़ी मानेंगे। इरादे अगर पुख्ता हों तो रुकावटें खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। बोलो। आपने बोलने की काबिल ही नहीं छोड़ा। उसके बाद हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी और वो शहर भी छोड़ दिया था। और वो गाड़ियाँ कारें कहाँ गई? वो गाड़ियाँ सारी फरीद के दोस्त की थी। वो वहाँ मुलाजिम थे। जब हमने वो शहर छोड़ा तो उनकी नौकरी भी ख़त्म हो गई थी। शादी की थी ना, तो वापस अपने घर वालों के पास चली जाती, अपनी गलती की उनसे माफ़ी मांग लेती। किस मुंह से जाती सर? मैंने हालात से समझौता कर लिया था और फिर एक दिन जी फरमाइए। भाई फरमाएंगे तो हम तब ना जब तुम हमें अंदर आने दोगी। अरे घबराओ नहीं, हम भी इसी मोहल्ले के पुराने रिहायशी हैं। तुम नहीं आई हो ना इस मोहल्ले में, सोचा तुमसे सलाम दुआई कर लें। और वैसे भी पड़ोसी दुख दर्द के साथी होते हैं। जी आइए। वाह भाई वाह, घर को तो तुमने बड़ा सलीके से साफ सुथरा करके रखा है। लगता है किसी बड़े घर से ताल्लुक है तुम्हारा। घर बड़ा हो या छोटा, साफ ही अच्छा लगता है। ये भी अच्छी तरबियत का ही असर होता है भाई। जी अच्छा, आप लोगों के लिए मैं चाय वगैरह? नहीं नहीं, बैठो, चाय वाय पीने हम बाद में आएंगे, अभी तो हम तुमसे मिलने आए। लगता है फरीद से नई नई शादी हुई है। जी। फरीद रिश्तेदार है तुम्हारा? मैं तो इसलिए कह रही थी कि वो कहाँ और तुम कहाँ। तुम तो उससे उम्र में आधी लग रही हो मुझे। और ऐसी शादियां तो रिश्तेदारों में ही होती हैं भाई। नहीं, फरीद मेरे पापा के दोस्त थे। अच्छा, फिर तो माँ बाप ने कराई होगी ना? जी। अरे मैं समझ गई, ये मोहब्बत की शादी है। और मोहब्बत की शादी में उम्रें कहाँ देखी जाती हैं भाई। फिर तो फरीद ने बताया होगा ना कि वो पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं उसके। क्या कह रही हैं आप? शादी, बच्चे? हाँ, तौबा तौबा, बहुत गलती हो गई मुझसे। मैं तो समझ रही थी कि फरीद ने बताया होगा इसे। आप सच कह रही हैं ये? लो भाई, तुम हमारी बहन बेटी जैसी हो, भला हमें क्या जरूरत है तुमसे झूठ बोलने की। लेकिन फरीद ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। अरे तो वो मर चुकी है और वैसे भी बच्चे तो दादी के पास हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? भाई तुम कुछ भी कह लो ज़ैनब, गलत किया है फरीद ने।
बता देना चाहिए था इसे पहले। धोखेबाज, झूठे, मक्कार, आप पहले से शादीशुदा हैं। किसने बोला तुझे? जिसने भी बोला, लेकिन आज आप मुझे सच सच बता दें। तुझे पता चल गया तो हाँ ये सच है, लेकिन वो मर चुकी है। धोखा दिया आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और बच्चे बच्चे भी हैं आपके? अच्छा वो तूने खुद ही पूछ लिया, मैं बताने ही वाला था। धोखेबाज, धोखे से शादी की आपने मुझसे। ऊंची आवाज में बात नहीं कर, तूने अपनी मर्जी से शादी की है। हाँ, तो मैं आपकी मक्कारी को देख ही नहीं पाई, आपकी बातों में आ गई थी और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। पिछली बातों को भूल जा और आराम से रह। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? कितने सुनहरे ख्वाब दिखाए थे मुझे, बंगला, गाड़ी, जायदाद, और क्या दिया मुझे? गुर्बत, मुफलिसी, बदनामी और बच्चे। जाग जा ख्वाब से, अब यही तेरी जिंदगी है और तुझे यही रहना है, और कल मैं अपने बच्चे भी ले आऊंगा। रहना है रह, नहीं तो जा अपने बाप के घर पे। पुलिस जराये के मुताबिक फरीद की असलियत सामने आ जाने के बाद नाहिद चकराकर गिर गई थी। चूंकि नाहिद ने घर वालों की रजामंदी के बगैर अपनी मर्जी से अपने बाप के दोस्त के साथ कोर्ट मैरिज की थी, लिहाजा वो बेबस थी। जबकि बात खुल जाने के बाद फरीद ने अपनी 10 साला बेटी सुंबुल और 6 साला बेटे गुड्डू को भी नाहिद की झोली में लाकर डाल दिया था, जिन्हें उसने मजबूरन कबूल कर लिया था, क्योंकि इसके पास इसके अलावा कोई और चारा ना था। लेकिन अब जिंदगी में मोहब्बत की जगह नफरत ने ले ली थी और सुबह शाम लड़ाई झगड़े होने लगे थे। लिहाजा फरीद ने ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारना शुरू कर दिया था। यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत कॉमन है कि नाहिद को जब पता चला कि भाई इसके हस्बैंड ने पहले से शादी की हुई है और उसके बच्चे हैं, इवन वाइफ की डेथ हो चुकी है, वो अकेली थी, उसकी जो कुछ भी था सब उसी का था, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद उसकी एक नफ़रत जो थी उसकी वाइफ की तरफ की सेकंड लड़की रही, ये चीज़ का एहसास ही जो है उसको नफ़रत की तरफ लेके गया, गुस्से की तरफ लेके गया कि उसका जो बिहेवियर है वो बच्चों के साथ इस हद तक मनफी हो गया, बुरा सलूक वो करने लगी कि उनको मार भी रही है, घर के काम भी करवा रही है, इवन उनकी एज को भी वो नज़रअंदाज कर रही है कि वो किस एज के छोटे बच्चे हैं। तो वो उसी नफ़रत को था जिसने उसको डिस्प्लेस कर दिया बच्चों की तरफ। जाओ जाके पानी पिलाओ मुझे जल्दी से, चलो ये दो। यहाँ से भी दो सफाई, पानी लाके दो जल्दी। नाहिद 10 साला मकतूला सुंबुल के कत्ल के बारे में कुछ न बता सकी। उसका इसरार था कि वो सीढ़ियों से गिरकर हलाक हुई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मकतूला पर तशद्दुद की निशानदेही हुई थी। वालेकुम सलाम। फरीद है घर पे? नहीं, ये तो घर पे नहीं है। आए, आप अंदर आए। नहीं नहीं, अंदर आके क्या करूंगा, तुम अकेली हो ना? नहीं नहीं, बच्चे भी हैं घर पे। आ जाए, आइए अंदर। आए आए। वो मैं इसलिए आया था कि 3 महीने हो चुके हैं, उसने घर का किराया ही नहीं दिया। असल में इनके पास पैसे नहीं हैं। अरे तो बंदा सामने आता है, बात करता है, तो वो मेरा फोन भी नहीं उठाता। लेकिन मैं तुझसे क्या कहूँ, मुझे तो तू खुद मजलूम लगती है। पता नहीं कैसे शादी कर ली तूने उससे। बस क्या कर सकते हैं बाबा, ये सब तो मुकद्दर का लिखा है। हाँ ये तो है। कहाँ तेरे जैसी लड़की और कहाँ वो हराम। अरे क्या देखा था तेरे माँ बाप ने उसमें? दोनों कसूरवार हैं। नहीं बाबा,
मेरे माँ बाप का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। असल में मुझे नहीं पता था ये पहले से शादीशुदा है, बाद में पता चला मुझे तो। अच्छा खैर, ये बता घर में राशन है कि नहीं? सभी कुछ है। देख, सच बताना, बहरहाल किसी चीज की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ आ जाना घर में, ठीक है? बच्चों का साथ है, किसी चीज की जरूरत होती है, ठीक है? बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलो चलता हूँ। नाहिद नाराज हो? आपने जो किया मेरे साथ, उसके बाद भी आप मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं आपसे नाराज भी ना हूँ। चलो माफ कर दो, गलती हो गई। देखो, तुम खूबसूरत ही इतनी हो, अगर मैं पहले सच बता देता तो तुम कब मुझसे शादी करती? अच्छा, यानी कि आप मुझसे मोहब्बत भी नहीं करते थे, सिर्फ हासिल करना चाहते थे मुझे, सो धोखे से ही सही। अच्छा भाई, अब बस कर दो, मैं माफी मांग रहा हूँ ना तुमसे। आपके साथ रह रही हूँ, आपके बच्चों को संभाल रही हूँ, आधी रोटी पे जिंदगी गुजार रही हूँ, और क्या चाहते हैं आप मुझसे? क्या मैं चाहता हूँ तुम हंसो, खेलो, चहको, खुश रहो। जैसे शीशे में आया हुआ बाल ठीक नहीं हो सकता ना, उसी तरह दिल पे लगा हुआ जख्म भी ठीक नहीं हो सकता। मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। प्लीज समझने की कोशिश करो। आप प्लीज चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम बाबूजी। अरे अरे माशाल्लाह भाई, आज तो नाहिद आई है हमारे घर। आओ आओ, बैठो। माफ कीजिएगा, आपको परेशान करने चली आई। घर पे अकेली बोर हो रही थी, घर काटने को दौड़ रहा था, और उस दिन आपसे बात हुई थी, दिल का बोझ हल्का हो गया था, तो सोचा आज आ जाऊं। अरे नहीं ना, अच्छा किया चली आई। मैं भी अकेला पड़े पड़े बोर हो रहा था, मैं कोई बात करने वाला है ही नहीं घर पे। क्यों, आपके बच्चे वगैरह नहीं हैं? अरे सब हैं, अपने अपने घरों के। बीवी थी तो दिल लगा रहता था, वो भी छोड़ गई। माशाल्लाह, अल्लाह का दिया सब कुछ है आपके पास, दूसरी कर लेते, अकेले तो ना रहना पड़ता। फरीद को तो तुम जैसी मिल गई, हमें कौन देगा? लेकिन फिर भी दिल तो करता होगा कि कोई हो। हाँ, करता तो है दिल, मगर हमारे दिल की सुनता कौन है? अच्छा बना आ जाए करो। अरे हाँ, दूसरी तरफ बाबा अफजल का किरदार भी मशकूक था, जिसके बारे में नाहिद ने बताया कि अफजल एक हमदर्द इंसान है। वो उसके दिल या नियत को नहीं जानती, लेकिन वो उसके सामने अपने दिल की भड़ास निकालकर दिल का बोझ हल्का कर लेती थी। जबकि पुलिस का कहना था कि अफजल बेकसूर है, तो गायब क्यों हुआ? पुलिस अब तक किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकी थी। मासूम सुंबुल का असल कातिल कौन है? अब पुलिस के सामने सिर्फ वाहिद चश्मदीद गवाह 6 साला गुड्डू था, जिसने खौफ के मारे जबान बंद रखी हुई थी। वो मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ किसी काम के सिलसिले में, 2-4 रोज लग जाएंगे। क्यों? इस्लामाबाद में किसी वजीर आजम या सदर की सीट खाली हो गई जो आप जा रहे हैं? अरे कभी तो सीधे मुंह बात कर लिया कर, किसी ने काम बताया वो देखने जा रहा हूँ। अच्छा, जिससे यहाँ कुछ नहीं हो सकता ना, वो कहीं भी चले जाए उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ घर से दूर जाने के बहाने। तेरे तो मुंह लगना ही बेकार है। हाँ तो बता के कौन सा एहसान कर दिया मुझ पे? अच्छा, वो बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगा, तुझे कुछ चाहिए तो बता दे। क्यों? बैंक लूटने जा रहे हैं जो सबके लिए ले आएंगे? दफा हो मनूस कहीं की, जब भी बोलेगी मुंह से आग ही निकलेगी। बाजी बाजी भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है।
अम्मी कहाँ गई हैं? वो बराबर वाले बाबा के घर गई हैं। आओ बुलाने चले। नहीं, मैं नहीं आया, वो मारेंगे वो। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। वो फरीद कहाँ गया है? इस्लामाबाद गए, कह रहे थे 2-3 दिन में आ जाऊंगा। इसका मतलब है कि तू अकेली रहेगी? हाँ अकेली ही रह गई हूँ। कोई खर्चा पानी दे के गया है? उनकी जेब में कुछ होता ही कहाँ है जो मुझे कुछ पैसे दे के जाएंगे। अम्मी भूख लग रही है, खाना दे दो। अरे जा दफाओ, घर आके देती हूँ। खाते ही रहते हैं दिन भर, पेट ही नहीं भरता, हर वक्त ही खाते रहते हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। सुंबुल, सुंबुल गई कहाँ? सुंबुल ये रही, यहाँ बैठी है। इधर आ। क्यों आई थी? क्यों आई थी मेरे पीछे? बोल बोल। जासूसी करने के? मेरा बाप बोल के गया था मुझे जासूसी करना, है ना? बोल। और मुझे भूख लग रही थी, ये ले खा। और खिलाऊं? और खिलाऊं? खाना खाएगी। अब आए ना तेरा बाप तो उससे बोल दियो खाना नहीं खिलाए, मार खिलाएगी। चल। इस दिल खराश वाकये का वाहिद चश्मदीद गवाह मासूम गुड्डू था, जो खौफजदा था, लेकिन बाप के आने के बाद दिलासा मिलने पर बताया कि नाहिद ने किस तरह इसकी बहन को मारा। मुलजिमा इस कदर जुनूनी हो गई थी कि बच्ची की मौत वाक़ई हुई। पुलिस के मुताबिक जब मुलजिमा को एहसास हुआ तो देर हो चुकी थी। गुड्डू ने बताया कि मारने के बाद मुलजिमा ने गुड्डू को साफ कपड़े पहनाने के बाद मालिक मकान अफजल को फोन किया कि सुंबुल गिर गई है, अस्पताल ले जाना है। अरे भाई, फोन करने की क्या जरूरत थी, खुद आ जाती। आप जल्दी से घर आ जाएं। क्यों, क्या बात? वो सुंबुल सीढ़ियों से गिर गई है, उसे अस्पताल लेके जाना है। आप जल्दी से घर आ जाएं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ? ये सीढ़ियों से गिर गई। अरे बेहोश है क्या? जी। उठा तो सही से। मुझसे नहीं उठ रही। रुक जा। बेहोश है क्या? जी। क्या ये वाकई सीढ़ी से गिरी है? तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। अफजल 70 साला बूढ़ा शख्स हमदर्दी में आ गया, लेकिन सुंबुल की हालत देखकर संगीनी भाप गया और मजीद मोहल्लेदारों को बुला लिया, जिन्होंने पुलिस को इत्तला देने के साथ अफजल पर भी उंगलियां उठाना शुरू कर दी थीं। पुलिस के मुताबिक अफजल की उम्र और जिस्मानी हालत इस बात की नफी करती है कि वो किसी गैर अखलाकी हरकत में मुलव्विस हो सकता है, लेकिन लोगों की चेमागोइयों से घबराकर अफजल गायब हो गया था। पुलिस के मुताबिक तमाम शवाहिद की मौजूदगी में मुलजिमा के पास इकरार जुर्म के सिवा कोई रास्ता न था। मुलजिमा ने बताया कि वो सुंबुल को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो नहीं जानती ये सब कैसे हो गया। मुलजिमा के इकरार के बाद पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके चालान पेश कर दिया है। दिल जिससे लगा अपना दीवार है पत्थर की, एहसास नहीं कोई सरकार है पत्थर की। दिल संग हुए सबके, हर हाथ में पत्थर है, अब शहर में तेरे भी भरमार है पत्थर।